पाठशाला में अब आपको बताएंगे अफवाह और अराजकता फैलाने वाली साजिश का सीजन 2 कैसे शुरू हुआ। आप और हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अफवाह एक ताकतवर हथियार बन गई, जिसकी फैलने की रफ्तार जंगल में आग से भी तेज है। राजनीति में इस हथियार का काफी इस्तेमाल होता है। समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए भी यह अफवाह न चूकने वाली मिसाइल बन गई। अफवाह के साथ अराजकता का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो और घातक हो जाता है। इसलिए हम पाठशाला में वक्त वक्त पर आपको अफवाह और अराजकता से सचेत करते रहते हैं। आज भी हम अफवाहों के उस मायाजाल को हटाएंगे जिसके जरिए एजेंडा साधा जा रहा है। बिना हाथ पैर के भी अफवाहें कितनी तेजी से दौड़ती हैं, उसका एक उदाहरण यूपीआई पेमेंट को लेकर फैलाई गई अफवाह से समझ सकते हैं। 17 अगस्त 2022 को आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम पर शुल्क को लेकर एक समीक्षा पेपर जारी किया। इसका टाइटल था डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम, यानी पेमेंट सिस्टम में लगने वाले शुल्क पर विचार। इसके लिए जनता से फीडबैक मांगा गया। इसमें यह कहा गया था कि पेमेंट सिस्टम में जो चार्ज लगाए जाते हैं वो कहीं ज्यादा होते हैं और पारदर्शी भी नहीं होते, इसलिए इसके रिव्यू की बात कही गई। डिस्कशन पेपर में आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई और बाकी पेमेंट सिस्टम में लगने वाले चार्जेस पर चर्चा की गई। लोगों से सुझाव मांगे गए ताकि नीति बनाते वक्त सुझावों की मदद ली जा सके। लेकिन आरबीआई की प्रेस रिलीज को यह कहते हुए पेश कर दिया गया कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर चार्ज लग सकता है। अभी तक यूपीआई के इस्तेमाल से पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगता। यूपीआई से पेमेंट पर चार्ज लगने की बात तेजी से फैली। सोशल मीडिया पर लोग मोदी सरकार को टारगेट करने लगे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात को गलत बताया और सफाई दी कि सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। यह मदद इस साल भी जारी रही। मोदी सरकार में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की क्रांति आई, अगर आप इसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या यह हो भी सकता था या नहीं हो सकता था। इसको आप देखिए, डिजिटल पेमेंट की वैल्यू, डिजिटल पेमेंट, इसकी जो वैल्यू थी 2014 में, 2014 1,20,000 करोड़, 1.2 लाख करोड़। लेकिन यही डिजिटल पेमेंट जिसमें आप यूपीआई नहीं करते हैं कि गए सब्जी वाले के पास, अरे यूपीआई कर दीजिए, अरे यूपीआई कर दीजिए, वही यूपीआई वगैरह 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन जो आपको बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ जुलाई में बता रहा हूं, 2022 जुलाई में एक महीना 10 लाख करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। वैल्यू, माफ कीजिएगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वैल्यू 10 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा गया यूपीआई के जरिए इधर से उधर। कहां 2014 में पूरे साल में 1,20,000 करोड़, और कहां एक महीना में 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन, और वो भी सिर्फ यूपीआई का बता रहा हूं। अक्टूबर 2016 में करीब 80 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे। ये जो जुलाई 2022 में 600 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, सिर्फ जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 600 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन। मतलब कहां पूरे साल में 79 करोड़ और कहां एक महीना में 600 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन। और इसीलिए जब आप अफवाह उड़ा देंगे कि यूपीआई पर ट्रांजैक्शन पर पैसा लगेगा तो देश में हाहाकार ही ना मचेगा। फैला दिया गया झूठ। अफवाहों के बाजार में एक अफवाह यह भी फैलाई गई कि आबकारी नीति में गड़बड़ी करने के आरोप में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। लुकआउट सर्कुलर तब जारी होता है जब जांच एजेंसियों को लगता है कि कोई व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है। मनीष सिसोदिया ने रविवार को यह दावा किया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर ड्रामा कर रही है, क्योंकि वो तो दिल्ली में आराम से घूम रहे हैं, वो कहीं फरार नहीं है।
मनीष सिसोदिया ने इस बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उन्हें तलाश नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा कि मोदी सरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को सभी चैनल और न्यूज़पेपर के साथ शेयर कर रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इस बात को सीबीआई ने गलत बताया। सीबीआई ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर सिर्फ उन 8 प्राइवेट लोगों के खिलाफ जारी किए गए हैं जिनका नाम एफआईआर में है। सीबीआई ने यह भी साफ किया कि मनीष सिसोदिया या एक्साइज विभाग से जुड़े 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया, लेकिन फैला दिया गया। अफवाह के साथ अराजकता से भी सावधान रहना चाहिए। पाठशाला में हम अराजकता की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दिन भर दिल्ली की सड़कों पर अराजकता दिखी। किसान संगठनों के दिल्ली कूच की वजह से लोग काफी परेशान हुए। दिल्ली में ज्यादातर जगह ट्रैफिक जैम रहा। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर के आसपास की सड़कों पर वैसा ही जाम दिखा जो कभी पहले दिखता था। ऐसे ही आंदोलन की वजह से दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर चेक पॉइंट्स बनाए हुए थे। दिल्ली में एंट्री करने वाले हर वाहन की चेकिंग हो रही थी। इस वजह से भी ट्रैफिक की रफ्तार धीरे हो गई। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लंबी चौड़ी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। कई रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। जंतर मंतर तक किसानों के पहुंचते पहुंचते आधी दिल्ली जाम में फंस गई। दिल्ली में किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही, लेकिन जंतर मंतर पर जाते हुए कुछ किसानों ने हंगामा किया। पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को जमीन पर गिरा दिया, कुछ बैरिकेड को धक्का मारकर हटा दिया और इस दौरान पुलिस के कुछ गहमा-गहमी की। किसानों की महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल से किसान शामिल हुए। जो किसान दिल्ली आए उनमें से कई लोग बोरिया बिस्तर लेकर आए और ये इरादा जता रहे हैं कि वो पहले की तरह लंबा आंदोलन करने वाले हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और इसलिए वो महापंचायत कर रहे हैं। महापंचायत के आयोजकों में संयुक्त किसान मोर्चा के भी कुछ सदस्य हैं जो तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संगठन मौजूद नहीं थे। किसान किन मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई वो कह रहे हैं कि कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी दीजिए, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लीजिए, किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए, बिजली संशोधन बिल 2022 वापस हो, जेल में बंद किसानों की रिहाई हो, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ जाए, गन्ने की बकाया राशि का तुरंत भुगतान हो, भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौता रद्द कर दे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे को तुरंत पेमेंट। इसके अलावा किसान संगठन अग्निपथ योजना वापस लेने और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी प्रदर्शन करें। मतलब अब इतना दूर आए तो थोड़ा और कर लेते, अग्निपथ पे भी कर लो, बेरोजगारी पे भी कर लो। जाते नीतीश कुमार के पास, बेरोजगारी पे बहुत लाठी चल रहा था, करते प्रदर्शन। किसान एक बार फिर दिल्ली में। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस बार के आंदोलन का कनेक्शन 2024 से तो नहीं है? क्या आंदोलन के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी तो नहीं है? क्या खुद को किसानों का मसीहा बताकर राजनीतिक एजेंडा सेट करने वाले आंदोलनजीवी बट गए? क्या ऐसा तो नहीं कि विपक्ष, उधर ममता बनर्जी के यहाँ मंत्री जो है उसके छापे पड़ गए, अरविंद केजरीवाल के मंत्री पर छापे पड़ गए, राहुल गांधी को ईडी से जवाब देना पड़ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष पर पूरा लाइमलाइट चला गया तो उससे ध्यान बांटने के लिए ये सब हो रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले आंदोलन में शामिल कुछ किसान नेता खुद ये मान रहे हैं कि पिछली बार राजनीतिक लाभ के लिए कुछ नेताओं ने आंदोलन को जल्दी खत्म करवा दिया, लेकिन अब किसान संगठन उन्हें अलग कर रहे हैं। शिव कुमार कक्का जो किसान नेता हैं, सुनिए क्या बता रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों ने आंदोलन को जल्दी समाप्त करवाकर चले गए, जिसके कारण एमएसपी गारंटी की कानून की मांग लंबित है, मुकदमे वापस लंबित है, केस को बिजली का बिल का मामला अभी वापस नहीं हो पाया है। ढेर सारी मांग है जिस पर सरकार ने 5 बिंदुओं पर हमसे हस्ताक्षर किए थे। सरकार के सचिव ने, अग्रवाल साहब ने, उस पर किसी भी काम अमल नहीं हुआ। तो हमको ये लगा कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये अपनी अपनी पार्टियों की जनाधार तलाशते हैं किसानों के गर्म तवे पर। ये इनके किसान से कोई लेना देना नहीं है और हमको इनसे अलग होना पड़ेगा, इनको हमको अलग करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों जो कॉल लिए हैं उसमें राजनीतिक संगठन है जिनका कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है। 80 संगठन हमारे नॉन पॉलिटिकल हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दल से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई हमारे इनमें भी संबंध रखेगा तो उसका निष्कासन कर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन खत्म करते वक्त जो वादे किए वो पूरे नहीं। उन वादों का क्या हुआ मैं बताता हूं। किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग है।
केस वापस लेना राज्यों का विषय है, केंद्र का है ही नहीं। मार्च 2022 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 54 में से 17 केस वापस लेने की मंजूरी दी। किसानों की मांग थी कि मारे गए आंदोलनकारी किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। पिछले साल पंजाब सरकार ने 400 परिवारों को 5 लाख तक का मुआवजा दिया। किसानों की मांग थी कि पराली जलाने पर अपराध न हो। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसानों की मांग थी कि एमएसपी पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन हो। सरकार ने जुलाई 2022 में पूर्व कृषि सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया। 26 लोग हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 लोग बुलाए थे, गए ही नहीं। किसानों की मांग थी कि जब तक कानूनी गारंटी न मिले तब तक एमएसपी पर जो नीति है वो जारी रहे। सरकार ने एमएसपी पर करीब 69 लाख टन गेहूं 14,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर भी ये सब चल रहा है सड़क पर। एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर कानून की गारंटी मांग रहा है, लेकिन वो एमएसपी पर बनी कमेटी की बैठक में नहीं जाएगा। 22 अगस्त यानी आज एमएसपी पर बनी कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि गए ही नहीं। बैठक में एमएसपी को ज्यादा असरदार बनाने पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी कमेटी को ही खारिज कर दिया। कमेटी के लिए सदस्य नामित करने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इसमें 5 लोग ऐसे हैं जो पहले ही कृषि कानून का समर्थन करते थे। अरे भाई, जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है। आपको लगता है कि गलत है तो आप जाके वहां बोलिए। वहां जाएंगे भी नहीं, सड़क पर भी बैठेंगे, हंगामा भी करेंगे तो रंगदारी की कैटेगरी में आ जाएगा बॉस। कमेटी बनाने की बात हुई, 26 लोग हैं। राज्य विपक्ष शासित राज्यों के भी सचिव उसमें शामिल किए गए हैं। अलग अलग लोग शामिल किए गए हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल किए गए हैं, जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको शामिल किया गया है। लेकिन नहीं, जो ये बोलेंगे वही होगा तो ठीक है, नहीं तो खत्म। और आप टाइमिंग देखिए कि जिस वक्त किसान आंदोलन को फिर से हवा दी जा रही है, उसी वक्त कांग्रेस और एनजीओ चलाने वालों की मीटिंग हो रही है। आज दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन के लिए सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ राहुल गांधी की मीटिंग करीब 1 घंटे चली और इस मीटिंग में योगेंद्र यादव भी थे, जो किसान आंदोलन का चेहरा थे। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि सिविल सोसाइटी कांग्रेस की यात्रा को लीड करे और कांग्रेस बिना शर्त इस यात्रा का समर्थन करेगी। यानी राहुल गांधी ये चाहते हैं कि यह यात्रा राजनीतिक ना होकर एक आंदोलन बन जाए और पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस इसका फायदा उठाए, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के वक्त हुआ था। राहुल गांधी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वो 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए उसे 2024 में हराना विपक्षी दलों के लिए संभव नहीं है। राहुल गांधी के साथ बैठक में शामिल हुए योगेंद्र यादव ने कांग्रेस की यात्रा का समर्थन किया। योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वक्त की जरूरत है। एक बार सुनिए। There is a consensus that we welcome this भारत जोड़ो यात्रा because this is need of the hour. अलग अलग जन आंदोलन अपने अपने तरीके से इस यात्रा से जुड़ाव बनाएंगे, एंगेजमेंट बनाएंगे। कोई उनके साथ चलेंगे, कोई जाके स्वागत करेंगे, कोई सपोर्ट करेंगे, अलग अलग तरीकों से करेंगे, लेकिन इससे एक जुड़ाव बनाने की सर्वसम्मति सबकी हुई है। ये वो चेहरे हैं जो किसान आंदोलन के लीड चेहरा थे, अब कांग्रेस के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं और कहते हैं कि किसानों का आंदोलन था, आप ये मानिए, इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं। ये वो योगेंद्र यादव हैं जो ये भी कह चुके हैं यूपी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कि हमने तो पिच बनाकर दे दी थी, जिनको बैटिंग करनी थी वही रन नहीं मार, और फिर भी सोचते हैं कि लोग इन लोगों पर विश्वास करेंगे कि ये किसान के हित में ये सब कर रहे हैं। खैर, लोग तय करेंगे।